नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइट स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट के बीच लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। कैबिनेट की आपात बैठक के बाद राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, विधानसभा भी हुई निलंबित। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को कांग्रेस ने ठहराया असंवैधानिक, बोले सलमान खुर्शीद। राष्ट्रपति शासन को दी जाएगी कानूनी चुनौती, साथ ही कहा लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है बीजेपी। पीएम मोदी ने की 18वीं बार देशवासियों से मन की बात, भारतीय खिलाड़ियों को दी जीत की शुभकामनाएं। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी पर भी दिया जोर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी सरकार गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू। महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से मुलाकात कर पेश किया सरकार गठन का दावा, जल्द लेंगी सीएम पद की शपथ। पठानकोट आतंकी हमले की जांच को लेकर दिल्ली पहुंची पाक जांच टीम, भारतीय अधिकारियों के सामने गवाहों से करेगी पूछताछ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में संवैधानिक संकट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। केंद्र की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी। आपको बता दें कि विधानसभा भंग करके चुनाव का ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने 36 विधायकों का दावा करते हुए सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही कांग्रेस ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद हरीश रावत एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बीजेपी और अपने विरोधियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। मैं तो एक बात जानता हूं कि ये व्यक्ति मेरे लिए चुनौती नहीं है, इंडियन मीडिया के, भारतीय पत्रकारिता के लिए एक चुनौती है। और मैं तो चाहता हूं जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी हिम्मत करें और ऐसे लोगों की जांच करवाएं। कहां से रग्स टू रिचेज, उनको ऐसा खजाना कहां से मिल गया। लेकिन उनकी संपत्तियां भी ऐसी हैं। मैं राज्यपाल महोदय से कहूंगा कि अब तो मोदी जी ने उनको सौंप दिया है, बराए मेहरबानी ये 2 लोगों की संपत्तियों की यदि जांच कर दें। कौन? हरक सिंह जी और भाजपा का नया खेवनहार, नया सारथी जो अपने को एक समाचार चैनल का मालिक बताता है, वो जो है, तो ये इनकी संपत्ति की जांच कर दें तो उत्तराखंड के ऊपर बड़ा एहसान होगा। इसके बाद हरीश रावत ने अपनी संपत्ति को लेकर कहा कि मेरे घर की तलाशी ले ली जाए। आगे जो कुछ किया जाएगा हमारे साथ, जिस तरीके के एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन और सब तरीके के इमेज टार्निश करने के लिए जो कोशिशें की जाएंगी, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप प्रूफ रहे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हम तक नहीं आया है। अभी मैं चीफ मिनिस्टर हूं, तो आप चीफ मिनिस्टर के घर की जो है अभी भी कर सकते हैं कि अभी तो मीडिया के जरिए मैं एक्स चीफ मिनिस्टर हूं। जो जब तक कानूनी तरीके से गवर्नर साहब नहीं कह देते वह तुम्हारा सर कलम हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर मेरे घर। वहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। वहां की विधानसभा को एनिमेटेड सस्पेंशन में रखा जाए और धारा 356 के अधीन कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन कौन से ऐसे तथ्य थे जिनके आधार पर यह निर्णय लिया गया। मैं ये मानता हूं कि धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 9 दिन से
की सरकार हर रोज संविधान के प्रावधानों की हत्या। तो सचिन वर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुट गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए। सचिन, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, संवैधानिक संकट के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, आगे क्या होने वाला है उत्तराखंड की राजनीति में? देखिए पराग, कहीं ना कहीं अगर हम उत्तराखंड की सियासत को देखें तो 28 तारीख तक का वक्त दिया गया था हरीश रावत को कि उन्हें बहुमत साबित करना था और राज्यपाल ने इनको समय दिया था, लेकिन उससे पहले 27 तारीख है और जिस तरह की राजनीति उत्तराखंड में हो रही है उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। भले ही हरीश रावत जो है दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को अपनी सफाई दे रहे हो, पहले स्टिंग के बाद वो कल सामने आए, आज दिन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर आज की बात की जाए तो 2 बार हरीश रावत को मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी और ये सब बातें रखनी पड़ी, क्योंकि चाहे बात समाचार चैनल के मालिक की हो, जिस पत्रकार की हो जिसने स्टिंग किया था, या फिर बात हो केंद्र सरकार की जो हस्तक्षेप हो रहा है, या फिर जो राज्य के ही जो नेता हैं, खुद उनके मंत्री ऐसे हैं, चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे विजय बहुगुणा हो, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार को स्थिर करने की साफ कोशिश की है, तो उन पर हमलावर हो गए हैं हरीश रावत। और आप एक बात और देखिए इसमें पराग कि हरीश रावत जो है वो अकेले हो गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके अलावा चाहे कि सेंट्रल का कोई बड़ा नेता जो भले ही सलमान खुर्शीद बोल रहे हो, भले ही शकील अहमद बोल रहे हो, लेकिन वो एक जिस तरह से अटैक करना चाहिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिस तरह से AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, या ऐसा कोई बड़ा सीनियर लीडर कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं अटैकिंग नजर नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सियासत हो रही है उत्तराखंड में, बीजेपी हो या जर्नलिज्म हो या फिर हरीश रावत हो, इसके इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। तो सचिन, बीजेपी का पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि बीजेपी ने दावा किया है 36 विधायकों का और सरकार बनाने का? देखिए पराग, स्थिति को अगर समझे तो लगभग 70 विधानसभा सीटें हैं और उस हिसाब से जो सरकार चल रही थी उसके मुताबिक 36 सीटों के साथ ही हरीश रावत मुख्यमंत्री बने हुए थे, 36 विधायक उनके पास थे, लेकिन अब जो 8 विधायक हैं उनकी सदस्यता फिलहाल रद्द कर दी गई है। तो अगर 8 विधायक सदन में वोटिंग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं तो भी हरीश रावत का पलड़ा भारी इस लिहाज से भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जब वोटिंग होगी पराग तो वो 8 विधायक तो उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो BSP के विधायक हैं या जो UKD का एक विधायक है, वो अगर हरीश रावत के से सहमत है या हरीश रावत से उनकी बातचीत हो जाती है तो शायद हरीश रावत की जो सरकार वो बच सकती थी। लेकिन अब जब राष्ट्रपति शासन ही लागू हो गया है, अब देखना होगा कि आने वाले समय क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल हरीश रावत को मौका देते हैं बहुमत साबित करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड में संवैधानिक संकट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरीश रावत ने साफ कहा, जनता के सपनों का खून किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड के साथ विश्वासघात हुआ है, साथ ही लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये हरीश रावत का कहना है। केंद्र सरकार पर सीधा हरीश रावत का निशाना रहा। आपको बता दें कि विधायकों की बोली लगाएगी, हरीश रावत ने ये भी कहा। साथ ही केंद्र सरकार ने बीती रात सिफारिश की थी, इसी वजह से इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हरीश रावत का यह भी कहना रहा कि 2013 से सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है वहां के DGP BS सिद्धू का, आइए सुनाते हैं आपको। जो व्यवस्था है उसको हमने स्टेट लेवल के ऊपर, जिला लेवल के ऊपर और फिर विधानसभा लेवल के ऊपर जो है उस प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। सभी जिले के SPs और DMs को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो वहाँ पे 3-4 चीज़ें सुनिश्चित करें, जिसमें कि प्रथम ये होगा कि जो भी वहाँ के MLA गण हैं उनके परिवार चाहे वहाँ पे रह रहे हैं चाहे वो स्वयं नहीं है, उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दूसरा ये कि किसी प्रकार के अगर कोई क्राउड फॉर्मेशन होती है तो उसको 144 के लगा के उसको क्राउड फॉर्मेशन को रोका जाए, आपसी किसी प्रकार के क्लैश ना होने दिए जाएं, और यदि कहीं पे भी कोई भी वायलेंस इनिशिएट करने की कोशिश करता है तो फिर उसमें अधिक से अधिक कड़ाई बरती जाए उसको क्वल करने के लिए, चाहे वो कोई भी लोग हों, किसी भी पार्टी से संबंधित हो। देहरादून के लिए जो है वो स्पेशल व्यवस्थाएं की जा रही है कि ग्रुप फॉर्मेशन जो है वो यहाँ ना करने दी जाए, रूट प्लानिंग इस हिसाब से की जाए ताकि अलग अलग समर्थकों को आपस में भिड़ने की, एक जगह पे कहीं आपस में कन्फ्रंटेशन की नौबत उसमें ना आए। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं असम की। असम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस के 15 साल के कुशासन को उखाड़ फेंका जाए। पीएम मोदी ने गोगोई सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गोगोई साहब के पास सत्ता थी, खजाना था, पर उन्होंने असम के लिए कुछ नहीं किया। गोगोई कहते हैं कि उनकी लड़ाई पीएम मोदी से है, लेकिन हम लोकतांत्रिक लोग हैं और देश का
देश को गरीबी भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने बिना नाम लिए भारतीय बैंकों के सबसे बड़े कर्जदार विजय माल्या पर जमकर निशाना साधा। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने असम में अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री लगातार असम में रैलियां कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने तरुण गोगोई पर निशाना साधते हुए कहा कि गोगोई कहते हैं हमारी लड़ाई मोदी से है, लेकिन हम कहते हैं हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारी लड़ाई गरीबी से है, हम सिर्फ और सिर्फ विकास करना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने असम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। पूरे असम का आनंद यही है हमारा सर्वानंद। केंद्र में मंत्री के रूप में मैंने देखा कभी उनके चेहरे पर टेंशन ही नजर नहीं आता है। कितना ही कठिन काम क्यों न हो, हंसते हुए प्यार से करते हैं। वरना उनकी उम्र ऐसी है कि थोड़ा तो चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे, लेकिन हमेशा हंसता हुआ चेहरा। और जिनकी हंसने की उम्र है वो मुरझाए मुरझाए नजर आ रहे हैं। यहां के हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण गोगोई जी हर दिन एक बयान देते हैं। वो कहते हैं मेरी लड़ाई मोदी से है। मेरी लड़ाई मोदी से है। अरे गोगोई साहब, अब कुछ साल में आप 90 साल के हो जाएंगे। कुछ ही वर्षों में आप 90 बरस के हो जाएंगे। आप मेरे लिए बुजुर्ग हैं। हमारे तो संस्कार हैं बुजुर्गों को प्रणाम करना, बुजुर्गों को नमस्कार करना। 60 साल से यहां कांग्रेस सरकार चला रही है, राज्य चला रही कि नहीं चला रही? आप लोग भी कांग्रेस को सत्ता में बिठाते रहे कि नहीं बिठाते रहे? हम कभी सत्ता में बैठे थे यहां, कभी हमारी सरकार थी। हमारा कोई गुनाह है? कोई गुनाह है? मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? एक ब्रिज चाहिए ना, पुल चाहिए ना। 60 साल हो गए, तो उनको देने का मन नहीं कर गया क्या? मुझे बताइए, ये आपके साथ अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? आप मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। ये अन्याय से मुझे आपको मुक्ति दिलानी है। भाई सर्बानंद को एक मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आसाम के लोग भाजपा की सरकार चुन करके देखें। 60 साल में जो नहीं हुआ वो मैं आपको 5 साल में करके दिखाऊंगा। अभी हमारे चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर 18वीं बार देशवासियों से मन की बात की। इसकी शुरुआत उन्होंने ईस्टर पर्व की शुभकामनाओं के साथ की। उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान और बांग्लादेश से जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई भी दी। खेल पर अपने विचारों को साझा करते हुए पीएम ने कहा कि खेलों में नई क्रांति का दौर चल रहा है। भारत में सभी खेलों के विकास के लिए हम ढांचागत विकास पर ध्यान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने फीफा कप बोलते हुए कहा कि फीफा अंडर 17 विश्व कप एक बेहतरीन मौके की तरह सामने आएगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए हम अपनी खेल प्रतिभा को बेहतर तरीके से निखार सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारा हर नौजवान इस विश्व कप का एम्बेसडर बने। वहीं पीएम मोदी ने छात्रों और भारतीय टीम को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। मैं सभी लोगों को ईस्टर की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं।
मेरे युवा दोस्तों, आप सब एक तरफ एग्जाम में बिजी होंगे, कुछ लोगों की एग्जाम पूरी हो गई होगी और कुछ लोगों के लिए इसलिए भी कसौटी होगी कि एक तरफ एग्जाम और दूसरी तरफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आज भी शायद आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का इंतजार करते होंगे। पिछले दिनों भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 2 बेहतरीन मैच जीते हैं। एक बढ़िया सा मोमेंटम नजर आ रहा है। आज जब ऑस्ट्रेलिया और वहीं पीएम मोदी ने फीफा वर्ल्ड कप को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। भारत फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। विश्व की 24 टीमें भारत में खेलने के लिए आ रही हैं। 1951, 1962 एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और 1956 ओलंपिक गेम्स में भारत चौथे स्थान पर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में हम निचली पायरी पर ही चलते गए, पीछे ही हटते गए, गिरते ही गए। आज तो फीफा में हमारा रैंकिंग इतना नीचे है कि मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि इन दिनों भारत में युवाओं की मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन पर भी जोर दिया। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा पीएम ने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छुट्टियों के दिनों में आपने पर्यटन के लिए सोचा ही होगा। बहुत कम लोग हैं जो विदेश जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने अपने राज्यों में 5 दिन 7 दिन कहीं चले जाते हैं। कुछ लोग अपने राज्यों के बाहर जाते हैं। पिछली बार भी मैंने आप लोगों से एक आग्रह किया था कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ से फोटो अपलोड कीजिए। और मैंने देखा कि जो काम टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, जो काम। चलिए बात करते हैं जेडीयू से निलंबित सांसद गोपाल मंडल की। तो जेडीयू से निकाले गए एमएलए गोपाल मंडल का एक वीडियो सामने आया है। बिहार के गोपालपुर से एमएलए वीडियो में बार वालों के साथ मंच पर जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में डबल मीनिंग वाला भोजपुरी गाना बज रहा है और बताया जा रहा है कि एमएलए पिछले दिनों बिहार के आरा में एक शादी में शामिल होने गए थे। वहां बार डांसरों को देख खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर चढ़कर डांस करने लगे। विधायक को विवादास्पद बयानों की वजह से जेडीयू से निकाला भी जा चुका है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विधायक गोपाल मंडल स्टेज पर जमकर बार वालों के साथ ठुमके लगा रहे हैं। दरअसल एक पार्टी में विधायक जी गए थे और स्टेज पर बार वालों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए और मंच पर चढ़कर खुद ठुमके लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। इससे पहले भी आपको बता दें कई बार इस तरीके के कारनामे नेताओं के सामने आते रहते हैं, लेकिन अपने विवादास्पद बयानों को लेकर जेडीयू ने विधायक को पार्टी से निकाल रखा है। तो फिलहाल इनसाइट स्पेशल में सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एसएमबीसी इनसाइट के साथ। नमस्कार।